हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 11 जून का द हिंदू एडिटोरियल। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में दबाइए ताकि आपको इसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सकें, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आज का जो पहले कोटेशन है उसको अब देख लेते हैं हम लोग। तो इस कोटेशन में लिखा गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। इनका कहना है कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। मतलब क्या है इसका, कि सबसे बेहतर तरीका, सबसे अच्छा तरीका अपने आप को जानने का वही है जब आप दूसरों की सेवा में खुद को आप खो दें। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके गांव में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, मान लीजिए आपकी गांव में कोई पानी की सुविधा नहीं है अच्छे से, या फिर आपके गांव में बहुत ही गरीबी है और आप कुछ वॉलंटियर्स के साथ मिलके उनके प्रति काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो फिर आप क्या होगा, आप उनके प्रॉब्लम्स को जानेंगे पहली बात तो, और आपके अंदर एक आपका बड़ा पर्सपेक्टिव बनेगा कि हाँ उनकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, आप उनके प्रति जो है कंपैशन डेवलप करेंगे अपने अंदर। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर जब एबिलिटी डेवलप होगी तो आप खुद को जानेंगे आपकी क्षमता क्या है एक्चुअली में कोई काम करने की, या फिर किसी के लिए अगर आप कह सकते हैं, अगर इसको हम और दूसरे टर्म में अगर हम देखें तो मान लीजिए कोई किसी के लिए आप सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, तो आप उसमें सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ उनको उस चीज़ को कितना बेहतर बना सकते हैं। तो इससे जो आपके अंदर जो एक कह सकते हैं जो आपकी एबिलिटी है अच्छे से, और आप खुद को जानेंगे कि आपके अंदर क्या क्षमता है एक्चुअली, मतलब आपको आप क्या कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इसका मतलब इस पूरे कोटेशन का। तो आइए शुरू करते हैं आज के जो आपका हिंदू है उसको। तो आज हम मुख्यतः फ्रेंड्स 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल क्या है हमारा, ये पहला आर्टिकल G7 से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। इसको हमने पहले भी देखा था, इसमें कुछ नए पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट तो हम सब जानते हैं, जैसा कि अभी जो यूएस का राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है जो G7 की समिट थी वो जून में कंडक्ट होनी थी, लेकिन जानते हैं पैंडेमिक हो गया, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो फिर क्या हुआ है, इससे जो इसका ये समिट है वो सितंबर के अराउंड इसका टेंटेटिव डेट रखा गया हुआ है। तो अभी उन्होंने प्रपोज किया है कि जो आपका G7 है इसको G10 या G11 जो है किया जा सकता है, जिसमें आपका इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और पॉसिबली रशिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये मेनली इनका प्रपोजल है, मेन अभी जो है ये कह रहे हैं ऐसा। तो देखिए इंडिया पहले भी जो आपका G7 जब समिट्स हुए हैं उसमें एज अ गेस्ट इनको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इंडिया ही नहीं बल्कि और जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बुर्किना फासो हो गया, चिले हो गया, इजिप्ट हो गया, रवांडा, सेनेगल, स्पेन, तो मतलब ये सब कंट्रीज़ पहले भी आपका G7 में इनवाइट की जा चुकी हैं। लेकिन जो हम अभी ट्रम्प बात कर रहे हैं, ये आपका G10 या G11, ये जो है अभी इसको पूरा एक इस ग्रुपिंग है G7 उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक बार इसका बैकग्राउंड देखते हैं G7 किस तरह बना है, तो देखिए G7 आपका जब 1970s के अराउंड कुछ सॉरी 1973 अराउंड जब आपका अरेबियन और इजरायली वॉर हुआ था, तो आपका जो प्राइस था इसका पेट्रोल प्राइस था वो काफ़ी जो है बढ़ गया था, और जितनी भी आपकी बड़ी कंट्रीज़ थी वहाँ वहाँ मीन्स उनकी जो इकनॉमीज़ थी वो काफ़ी उससे बुरी तरह प्रभावित हुई थी। तो ये आपकी जो रिच इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने ऐसा क्लबिंग करके G7 इकोनॉमीज़ को मतलब बनाया था। और ये शुरुआत किसने की थी, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद उन्होंने जितने भी आपके ये जो 6 बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स को जो है इनवाइट किया था। और जो उसके बाद आपका जो यूएस है वही जर्मनी, जापान, इटली और यूके, इन सभी ने मिलके ऐसा बनाया था, ठीक है। और ये इनफॉर्मल डिस्कशन होना था इसमें, सिंपल सा। उसके बाद इसको G7 समिट मतलब ये होने लगा ना। फिर उसको कनाडा 1976 में आया, उसके बाद यूरोपियन कमीशन भी आया इसमें एज अ नॉन इनोवेटिव मेंबर बन के आया। तो इससे क्या हुआ, फिर इससे जो आपका और फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट में 1998 में रशिया को भी जो है ज्वाइन किया, इसको इसमें ज्वाइन किया, तो आपका G7 G8 हो गया था। लेकिन उसके बाद जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था 2014 में, उसके बाद से ये मीन्स रशिया को जो है निकाल दिया गया था, फिर से ये G7 बन गया था। तो अभी अगर हम बात करते हैं जो आपकी G7 इकनॉमीज़ है उनकी क्या इकनॉमिक स्ट्रेंथ है पूरे विश्व में, तो देखिए जब ये बना था G7 कंट्रीज़ तब ये पूरे विश्व की जो ग्लोबल GDP था वो 2/3 था। लेकिन अभी 2017 की एक रिपोर्ट है
आपका अकाउंटेंसी कंपनी है कोई PwC, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया द वर्ल्ड इन 2050। उन्होंने कहा है कि अभी क्या हुआ, अभी जैसे जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो इससे क्या हुआ है, इससे इनका जो एक इकोनॉमिक्स जो मीन्स शेयर है ग्लोबल जीडीपी में वो काफ़ी कम हुआ है, और सिर्फ कहते हैं कि तिहाई एक थर्ड पार्ट जो है पूरे विश्व का इनका ये कंक्लूड कर रहे हैं इसमें, मतलब कि लेस देन थर्ड अगर हम बात करें पूरे जो ग्लोबल जीडीपी में, वो अभी इनका शेयर है अभी, ठीक है। और ये आपका परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे की बात कर रहे हैं, और मतलब कि कम, मतलब लेस देन हाफ, मतलब आधे से भी कम जो है पूरी जीडीपी का अगर हम बात करते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट बेसिस पे, तो उसमें जो आपका ये परचेजिंग पावर पैरिटी है, ये सिंपली जो आपका बास्केट ऑफ गुड्स होता है उसको कंक्लूड में उसके बेसिस पे हम निकालते हैं, उनके जो मीन्स वैल्यू होता है उसके बेसिस निकालते हैं। जो आपका मार्केट एक्सचेंज रेट होता है, मतलब ये क्या होता है, मतलब जो आपकी डिमांड, जो आपका एक्सचेंज करेंसीज होती हैं, आपका एक्सचेंज रेट होता है, उसके डिमांड और सप्लाईज़ के बेसिस पे हम निकालते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी आपका ग्लोबल जीडीपी में इनका जो लेस देन थर्ड है पूरे विश्व में ग्लोबल जीडीपी में, और जो आपका मार्केट एक्सचेंज बेसिस पे ये कहते हैं कि आधा है, मतलब कि आधा पूरे जीडीपी में ये अभी इनका कंट्रीब्यूशन है मेनली, जबकि जो 7 इकनॉमीज हम G7 बात कर रहे हैं। और जो आपके इमर्जिंग आपके 7 इकनॉमीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया, टर्की, तो ये सब क्या है, ये अभी इनका जो मतलब पूरा शेयर है ग्लोबल जीडीपी में, वो आपका पीपीपी बेसिस पे वो वही है, एक कह सकते हैं 1/3 है मेनली। और एमईआर बेसिस पे क्या है, सिंपल सा 1/4 है इनका पूरा पूरा विश्व में, ठीक है, जो आपकी जो ये इमर्जिंग है इकनॉमीज। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं पीपीपी बेसिस पे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे विश्व में इंडिया पीपीपी बेसिस पे, जो आपका यूएस से भी जो है आगे है, ठीक है। और 2050 तक जो है क्या होगा, 2050 तक जो आपकी ये जो 6 इकनॉमीज़ हैं मेनली, जैसा हम अगर हम देखें तो कौन कौन सी हैं, चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रसिया, ये क्या होगा, ये बेस्ट परफॉर्मिंग इकनॉमीज़ होंगी 2050 तक, ये इनका प्रेडिक्शन है मेनली। और क्या कह रहे हैं, जो आपकी 2 इकनॉमीज़ हैं मैक्सिको और टर्की, ये भी काफ़ी अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करेंगी, ये ऐसा प्रोडिक्शन लगा रहे हैं। और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक क्या होगा, जो इंडिया की जीडीपी है वो $17 ट्रिलियन हो जाएगी, और 2050 तक क्या हो जाएगा, 42 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ये इनका बता रहे हैं, ये पीपीपी के टर्म पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसमें आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आगे अगर हम देखेंगे तो कि आपका जो G7 ये मतलब पूरा ग्रुपिंग्स है इनकी, तो इसमें इसकी इनकी लिमिटेशन क्या है, ये अगर तो देखिए किसी भी ग्रुपिंग्स का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर लिमिटेशन या फिर उनकी सक्सेस को देखना है, तो हम ये जान लेंगे तो कि उन्होंने जो उनका ग्लोबल और एक रीजनल इश्यूज़ हैं उसको कितने बेहतर तरीके से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो देखिए G7 जो ग्रुपिंग्स हैं ये मेनली, तो इन्होंने जब 2007 और 8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो उसको टैकल करने में ये फेल रहे थे। और उसी के बाद जो आपका G20 है ग्रुपिंग है, जिसमें इंडिया और चाइना भी पूरा पार्ट है उसका, उसके बाद G20 का कहते हैं कि उदय हुआ था, और उन्होंने एक छोटे मतलब कम समय में उन्होंने अपने आप को काफ़ी इस्टेब्लिश किया, और उन्होंने कहते काफ़ी कंट्रीज़ के मध्य कॉन्फिडेंस डेवलप किया, और ओपन मार्केट मतलब एक खुला बाज़ार की भी है उन्होंने किया, मतलब को किया, और एक स्टिमुलस भी प्रोवाइड किया, और उसके बाद जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने वाला था उसको भी प्रिवेंट करने में काफ़ी अहम योगदान दिया G20 ने, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला हुआ, ये तो हमारा पहला इनका लिमिटेशन। दूसरा क्या हुआ लिमिटेशन, दूसरा लिमिटेशन हुआ फ्रेंड्स कि अगर हम अभी बात करते हैं कोविड-19 पर पेच में, तो देखा हमने कोई कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिला इनके मध्य, और क्लाइमेट चेंज के इशू पे भी, और आगे भी देखेंगे जैसा दाइश जो आपका ISIS है, उनके जब उन्होंने वहाँ से चैलेंज आया तब भी इनका कोई एक सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं था। और अगर हम बात करते हैं कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस अभी डेवलप हो रही हैं, ईरान में हो गया आपका, सऊदी अरेबिया में देखिए जो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है जो, और हाउथी रेबल्स में देखा था हमने, सीरिया में देखा था, किस तरह जो एक देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो थे उसको भी अवॉइड करने में इनका अहम योगदान मतलब काफ़ी नहीं रहा, मतलब काफ़ी हद तक इन्होंने जो है एक कह सकते हैं कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स इनका नहीं रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट बेसिस पे के उस पर बात करें, तो क्लाइमेट बेसिस पे देखिए जो आपकी G7 कंट्रीज़ हैं वो हिस्टोरिकली 59% उन्होंने जो का CO2 मिस एमिशन है वो
इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और तो ये पूरा क्या बोलते हैं, अगर हम देखें तो जो जितना आपकी अफ्रीकन कंटिनेंट जितनी कंट्रीज़ हैं वो प्रोड्यूस करती हैं उसका दुगना ये पूरा इनका CO2 का एमिशन मिलनी होता है। लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी ऐसा कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ है क्लाइमेट चेंज से जो है लड़ने के लिए। और जो आपका G7 की 3 इकनॉमी हैं, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ठीक है, ये जो आपका ISIS में है, में जो आपके में वॉलंटियर्स हैं जो उसमें जाते हैं लड़ने के लिए, उसमें टॉप 10 कंट्रीज़ में ये 3 कंट्रीज़ शुमार हैं, मतलब जो जो इनके मेनली जाते हैं वहाँ पे मिलिटेंट्स ISIS में, ठीक है। तो देखिए, और विद इन 2 ईयर मतलब उसको भी टैकल करने में ये काफ़ी इनका अहम योगदान नहीं रहा है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है एक नए इंस्टीट्यूशन की जो एक ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल कर सकें, जो एक मल्टीलेटरिज्म ला सकें। क्योंकि आपके कोविड-19 में देखिए पूरे विश्व में एक स्टेट ऑफ डिज़ास्टर कहते हैं कि डिसऑर्डरनेस जो है पूरा बना हुआ है। तो एक मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा दें और जो एक कह सकते हैं कि एक इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको भी सॉल्व करें। और तो ये सब चीज़ें अभी आवश्यकता है हमको नए इंस्टीट्यूशन की। तो देखिए, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो जो मेनली अगर ग्लोबल इशू जो हैं उसको सॉल्व करें, अगर इंडिया का इंटरेस्ट देखें तो इंडिया का मेनली 3 इंटरेस्ट इसमें है। जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा मिले, क्लाइमेट चेंज के इशू पे काफ़ी बातें हों, और कोविड-19 का जो क्राइसिस से जो एक कह सकते हैं कि इकनॉमी और जो सप्लाई चेन एक उसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है, उस पर इंडिया का मेनली इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये मेनली इसकी बातें कर रहे हैं। और जो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की, और एक ट्रेड में रिवाइवल, और एक उसको सस्टेनेबल वे में उस जो मीन्स जो आपका ट्रेड है, ग्लोबल हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उसको प्रोवाइड कराने के लिए आपका जो ये नया इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। फिर बात कर रहे हैं कि इंडिया का और इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, जो आपका क्रॉस कटिंग इश्यूज़, आपका जो काउंटर टेररिज्म है और जो आपका काउंटर पॉलिफरेशन मेनली हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें, और कह रहे हैं कि जो आपका एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन साइन हुआ था 1975 में, उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि कोई भी वायरस फिर से ऐसा कोई भी कंट्री ऐसा करने, मान अगर जो एक इशू मतलब एक कंसर्न रेज कर रहे हैं सभी पूरे कंट्री कि मे बी ये चाइना का एक बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है। तो जो एक आपका बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए पूरे विश्व में, ताकि ऐसा कोई भी फिर से ऐसा देश ना कर पाए, ठीक है। और ऐसा हो तो उसमें प्रॉपर उसमें पूरा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए मेनली। तो ये पूरा इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट सब आर्टिकल है आपका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स आर्टिकल है, जो आपका जो आपके मतलब मीन्स आपके प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, उस पूरे आर्टिकल बात कर रहे हैं उनका क्या रोल है और कैसे कैसे उसमें चीज़ें। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हमने देखा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखिए जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी एक एग्जॉर्बिटेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं जो भी उनके यहाँ कोविड-19 के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये काफ़ी उसमें काफ़ी उनका क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। तो ये, और देखिए अब हम देखिए जानेंगे कि तो जो ये प्राइस ये चार्ज कर रहे हैं ये क्या सही है कि नहीं, मतलब यह क्या जस्टिफाइड है कि नहीं, इस समय अगर हम पैंडमिक के दौरान बात करते हैं तो देखिए इसको डिस्कस करने से पहले पहले तो हम ये जानें कि क्या जो आपका मीन्स जो जितने आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इंडिया में, अगर हम जैसे हम जानते हैं कि आपका इंडिया एक गरीब देश है, तो क्या इसमें जो जितने भी आपके नंबर ऑफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो देखिए अगर हम एक स्टेटस देखते हैं पूरे कंट्री में जो आपके हॉस्पिटल्स हैं या फिर उनके जो उसमें बेड्स हैं, तो देखिए पूरे कंट्री में जो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनमें जो आपका और वो काफ़ी मतलब उन जो आपके सरकारी अस्पताल से होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम बात करते हैं बेड्स की, तो देखिए 19 लाख हॉस्पिटल बेड हैं, 95,000 ICU बेड्स हैं, और 48,000 वेंटिलेटर्स है पूरे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल, जो आपका सरकारी अस्पताल से काफ़ी ज़्यादा है। और मेनली कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे है, यूपी हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और आपका केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो ये सब काफ़ी यहाँ पे ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे ये बात कर रहे हैं कि दो रीज़न बता रहे हैं, दो रीज़न है ये जो इतना आपका प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में कम क्यों है, ठीक है। तो पहले तो बता रहे हैं कि देखिए इंडिपेंडेंस के बाद जो है काफ़ी अटेंशन
फोकस किया गया था, जो एक लार्जर इश्यूज़ थे। कौन कौन से इश्यूज़ थे मेनली? जैसे आपके जो एक प्रिवेंटिव और एक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज करना प्रोवाइड उसका, जैसे और टीकाकरण का, और जैसे मैटरनिटी और पीडियाट्रिक केयर होता है मेनली बच्चों का और माता उनका जो मिस केयर होता है उसको। तो ये सब, और जो आपके कॉमन इन्फेक्शन जैसे आपका टीबी वगैरह हो गया, जैसे आपका डेंगू वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, ये मेनली इनका फोकस था मेनली। तो ये, और ये हर डेवलपिंग कंट्री का ये फोकस होता है। देखिए ये इतना तो करने में ठीक रहा मतलब, लेकिन फिर भी जो एक एनफ हॉस्पिटल बेड्स था और एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी होती है किसी भी चीज़ को, कोई भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसमें जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो काफ़ी हद तक फेल रहा है। और उसके बाद जो आपके कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास हैं उनकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है। वो मतलब जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ी है वैसे वैसे वो काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर डिमांड करने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे जो आपके प्राइवेट हेल्थ केयर थे वो इस अपॉर्चुनिटी को टैप किए और जो डिमांड कर रहे थे उसको फुलफ़िल किया उन्होंने। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, एक जो एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट एक होना चाहिए सरकार के द्वारा, वो काफ़ी कम रहा है। अभी हम बात करते हैं तो 1.3% अपने जीडीपी का हेल्थ केयर में सरकार खर्चा करती है, जो कि काफ़ी कम है। तो अब वो मतलब काफ़ी कम है और वो काफ़ी इनएडिक्वेट भी है जो है, ठीक है। तो ज़रूरत ये है कि जो आपका एलोकेशन है वो थोड़ा सा इसका दुगना किया जाए कम से कम, ताकि जो आपका मूलभूत आवश्यकताएं हैं मेनली हेल्थ केयर उसमें, जैसे आपका बेड्स की बात की हमने, आईसीयू का, वो सब फुलफिल किया जा सके, ठीक है। और उसके लिए जो आपका एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसको भी एक स्ट्रेंथ उसमें एक प्रोवाइड की जाना चाहिए। और जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज, उसका जो मीन्स यूटिलाइजेशन है वो अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कई सरकारी अस्पताल में चीज़ें तो होती हैं लेकिन जो उसका यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से होता नहीं है। और जो स्पेशलिस्ट हैं उसको भी मीन्स उनको भी जो है अच्छे से वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएँ अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, ठीक है। तो ये सब कुछ सुझाव दे रहे हैं इसमें। एक फिर नेक्स्ट इशू बात कर रहे हैं कि देखिए जो हमारे इंडिया में जो क्वैक्स होते हैं मेनली, जो आपके अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो आपके रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वो अलग अलग जैसे वो जैसा हम देखते हैं, जैसे जो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन फैसिलिटी होती है, जैसे हमने देखा कहीं आयुर्वेदा हो गया और आपका होम्योपैथी हो गया, तो यहाँ पर वो लोग ज़्यादा अपना मेनली फोकस करते हैं। तो ये सब ऐसा होता है, तो इन सब चीज़ों को मीन्स इन सब लोगों के ऊपर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो एक सही जो एक पहला, जैसे मान लीजिए कोई भी डिजीज़ का होता है, जब आपका पहला उसका अटैक होता है किसी के ऊपर, अगर उसको वहीं पे रोक दिया जाए तो उसको थोड़ा सा आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सब जो आपके ये क्वैक्स वगैरह होते हैं, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं मेनली, तो ये सब पहले से उनको एज अ मीन्स अलग 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 मेडिसिन देते हैं, जिससे जो उनका डिजीज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है और फिर वो ऐसी स्टेज में आता है जिसको क्योर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किए हुए हैं। वो उनके पास जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और एक एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो ज़्यादा प्राइस भी चार्ज करते हैं। और वो एक कह सकते हैं कि उन्होंने वो अपने प्राइस के दम पे जो एक कह सकते हैं कि जो एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन है, एक तो होता है ब्रेन ड्रेन होता है फ्रेंड्स, मतलब क्या है कि जो यहाँ के इंडिया के जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो दूसरे देशों में जाके सर्विस अपनी देते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ ब्रेन ड्रेन, मतलब अच्छे जो क्वालिफाइड हैं। लेकिन अगर वही फिर वहाँ से बाहर से यहाँ आ जाते हैं इंडिया में, तो उसको कहते हैं रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ठीक है। तो जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये उनको अच्छा खासा पैसा और अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो यहाँ पे आएँ और अपना अपना सर्विस दें, ताकि एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके प्राइवेट। इसीलिए जो उनका चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये तो हुआ इनका। और दूसरे तौर पे जो आपके जैसे आपके चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं, और आपके जो रिलीजियस मिशंस होते हैं, वो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और अच्छी मतलब प्रोवाइड करते हैं। और वो काफ़ी या तो फ्री वर्क करते हैं या तो फिर एक उचित दाम पे भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं मेरे लिए। तो देखिए ये सब इतना ज़्यादा जो आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी है अपने इंडिया में, और तो वो एक जो अपने इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो आपके 1% रिचेस्ट पर्सन है अपने इंडिया में, उनकी जो इनकम है वो आपके जो 70% गरीब हैं उनसे दुगना है, ठीक है। तो जो आपके वेल्दी होते हैं, जो आपके वेल्दी पर्सनस होते हैं, वो डिमांड करते हैं अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ को, तो उनको जो है मिल जाती है। जो कि मिडिल पर्सनस हैं, जो कि मिडिल क्लास पर्सन हैं, वो भी अच्छी
हेल्थ फैसिलिटी को करते हैं तो उनको भी अफोर्डेबल कॉस्ट में मेनली मिल जाता है। लेकिन जो आपके पुअरर पर्सन, जो आपके 70% जो पुअर पर्सन है, वो आपके जो हेल्थ केयर, जो कि उनकी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसी पे वो मेनली डिपेंड करते हैं। तो वो अभी हमको जो आपका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव दे रहे हैं। सुझाव दे रहे हैं कि देखिए, जो एक तो आपका जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है ही, लेकिन उस पे आगे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसमें कंपेयर किए आपका जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो जो आपका यूएस और यूरोपियन कंट्रीज है, तो यूएस अपने जीडीपी का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं जो हेल्थ केयर इंडाइसिस में, जो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हैं। तो ज़रूरत कहाँ, ज़रूरत ये है, देखिए आगे बता रहे हैं कि जो एक अप्रोप्रिएट और एविडेंस बेस्ड आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब जो आपका स्पेंडिंग हो वो एविडेंस बेस्ड हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो मेनली, ठीक है। और जो आपके डॉक्टर्स हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, और उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए, पहली बात। और जो आपके मेडिकल स्टूडेंट्स के सिलेक्शन करने में जो मेनली जो रिफॉर्म्स हैं उनको स्क्रूटनाइज़ किया जाए मेनली, ताकि वो अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करें। जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए। और जो उनकी कॉस्टिंग है, ऑडिटिंग है, इन सब की, तो उसको भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा पूरा प्रोसीजर और पूरा उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक अप्रोप्रिएट केयर उनको मिल सकेगी लोगों को, और एक सही उचित दाम में लोगों को, और एक अफोर्डेबल प्राइस में जो हेल्थ केयर है वो उनको प्रोवाइड किया सकेगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्राइसिस जो अभी डेवलप हुई, जो हमने पहले कॉन्टेक्स्ट देखा था कि एक हाई चार्ज प्राइस कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो देखिए, कोई भी हॉस्पिटल्स है, अगर वो ज़्यादा दाम कर रहे हैं, तो वो मेनली जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉफिट बेस्ड पे ही होते हैं, ठीक है। वो एज अ जैसा बिजनेस होता है वैसा वहाँ भी होता है मेनली। और वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे करते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जो आपका जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब होता है रिटर्न, ये इसमें इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे आपका कॉस्ट, जैसा इनपुट आपका बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे जो आपका आउटपुट है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो अगर वो कॉस्ट को बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर वो उस पे वर्क कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही मेनली आपका जो आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो मेनली इसी पे वर्क करती है। तो ये करना उचित, मतलब वो ये उनका करना पड़ता है, मतलब जो उनका कॉस्ट है वो फुलफिल होना चाहिए। जो और सरकार जो एक कैपिंग की बात कर रही है कि कॉस्ट को कैप कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, इससे जो उनका ऑप्शंस होंगे वो कम करेंगे। मतलब जैसे अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप उचित जो दाम है उसको तय कर देंगे, तो अगर उनका कॉस्ट उससे फुलफिल नहीं होगा तो वो जो अगर तो वो उनके लिए अनसस्टेनेबल होगा ना, उनको ये हॉस्पिटल चलाना। तो क्या करेंगे, या तो फिर अपने जो वर्कर हैं उसको उनको 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 जो है निकालेंगे, या तो फिर उनका हॉस्पिटल है वो बंद कर देंगे मेनली। तो ये मेनली सिम सिस्टम आपका जो बिजनेस वर्क है उस पर कम कम करता है। तो जो ज़रूरत यही है कि जो उनका कॉस्ट सरकार उनको प्रोवाइड करे, तभी जो आपका ये तभी वो सामने आएंगे, तभी वो उनको सरकार को कोविड-19 से लड़ने में पूरा सहयोग प्रदान कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा आर्टिकल फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आर्टिकल का नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है क्लाइमेट चेंज से जो आपका सरकार के कोविड-19 के टाइम जो एक उनका रिस्पांस है उसकी बात कर रहे हैं। और ये रिस्पांस और मतलब अगर सरकार का जो मेनली रिस्पांस है, और इसके बाद जो एक जो आगे भविष्य में जो हम जान रहे हैं कि इसके बाद कोविड-19 के बाद जो है, जो एक कह सकते हैं कि गरीबी पूरे विश्व में हो सकती है, और आपका जो मार्केट है उसका भी फेलोर हो सकता है। अनसर्टेनिटी होगी हर मार्केट में, हर कंट्री में, और जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगी पूरे विश्व में, ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जो ऐसा फ्यूचर एक देखने को मिल रहा है, ऐसा लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो क्लाइमेट चेंज से एक कह सकते हैं कि जो अप्रोच हो गवर्नमेंट का उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू की बात करें तो देखिए, जो अब गवर्नमेंट इकोनॉमिक पैकेज जारी कर रही है पूरे विश्व में, उसको क्या कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा आपका इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में भी सरकार को कुछ करना चाहिए, उसमें सरकार को कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा बता रहे हैं कि अगर ये तो हुआ आपका एक व्यू, दूसरा भी बता रहे हैं कि जो आपकी इकोनॉमी है उसको भी साथ साथ चलाना है, ठीक है। क्योंकि अब अगर आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी तो जो लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे मेनली, ठीक है। तो उनको प्रॉपर फूड या फिर जो गुड्स वगैरह है, एसेंशियल गुड्स है, वो मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो सरकार को ज़रूरत है कि एक इन दोनों में बैलेंस बनाएं, और कैसे बैलेंस बनाएं उसमें आगे कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला तो बता रहे हैं कि देखिए, जैसा जो आपका पब्लिक और प्राइवेट डेब्ट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है।
क्योंकि हम जान रहे हैं कि सरकार जो बोरोइंग लिमिट है वो बढ़ा दी है, और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो और इस जो आपकी सरकार वो तो बढ़ाई हुई है, जो आपके जो स्टेट गवर्नमेंट वो भी बढ़ाए हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर्स भी जो है अपने जो उनका रिटर्न्स है उसको फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बढ़ा रहे हैं मेनली। तो इन तीनों पे चीज़ों पे जो कह सकते हैं कि जो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो कहते हैं कि जो अगर इतना ज़्यादा सरकार खर्चा कर रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो उनके पास काफ़ी कम पैसा बचेगा इन तीनों। जैसा हमने देखा कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि प्राइवेट सेक्टर है, वो तीनों स्टेक होल्डर के पास अगर पैसा कम बचेगा, ठीक है, तो जो क्लाइमेट के लिए जो एक कह सकते हैं कि ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसको फिर वो कर नहीं पाएंगे, मतलब उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे मेनली। तो ये 3 पॉइंट मतलब बात करते हैं। मैंने पहला तो हमने देखा ये आपका पब्लिक और प्राइवेट जो आपका डेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उससे जो कह सकते हैं कि जो वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं कि जो आपका नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आपका क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, उसको वहाँ भी कमी देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि जो क्लाइमेट से लड़ने के लिए जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसमें वो करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो आपके प्राइवेट सेक्टर हैं वो थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड रहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ज़रूरत यही है कि जो इसमें भी मतलब ये इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है मेनली। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जो आपका गवर्नमेंट की साइकोलॉजी है वो भी देखने को मिलेगी। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इकोनॉमी के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं अ, जो क्लाइमेट है उसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता आगे बढ़ेगी। तो मतलब मेनली 3 चीज़ बात करते हैं। पहला तो हमने देखा पब्लिक और प्राइवेट डेप्ट, दूसरा हमने देखा नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा देखा हमने गवर्नमेंट की साइकोलॉजी क्या रही, कैसे वो बैलेंस करेंगे, ठीक है। अंत में बता रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो आपका भविष्य में इन तीनों दोनों के मध्य एक बैलेंस बनाने का सत्ता है, मतलब कैसे इकोनॉमी को रिवाइव करें और कैसे इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए जो कह सकते हैं कि जो प्रायोरिटीज़ होंगी, जो पॉलिसी होंगी, उसको भी फॉर्मुलेट करने की दोनों में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है मैंने। तो ये पूरे आर्टिकल में इसकी बात करते हैं। तो ये तो हमारा आज का आर्टिकल फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। थैंक यू।